न्यायपालिका से थोड़ा बहुत भी भरोसा डगमगाया तो इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो पहली बात तो यह है कि लोकतंत्र के जो मूल्य हैं वो ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि यदि आज थोड़ा बहुत भी अगर बिलीव है, थोड़ा बहुत भरोसा है, तो वो किस पर है? न्यायिक व्यवस्था पे। और जब हम देखते हैं अभी जो दो चार जैसे वो कल की मैं घटना कर रहा हूँ, वो किसी जज साहब के यहाँ केस मिला है। अब बात यह है कि ये केस कैसा है, कहाँ से आया, किसने दिया, क्यों दिया, और ये सब जांच के विषय है, ऐसा सरकार बोलेगी, है ना। अभी इसको काला पीला करके कैसे भी करके दबाया जाएगा, क्योंकि एक भ्रष्टाचार में कई लोगों के नेटवर्क होते हैं, वो एक लिंक बनी होती है पूरी, उसको फॉलो करना होता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है और अगर सबसे विश्वसनीय, सबसे जरूरी संस्थाओं से अगर हमारा भरोसा डगमगाता है, तो ध्यान रखना निश्चित तौर पे ये देश के लिए, खासतौर से गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए आफत है। अगर न्यायपालिका गलती से भ्रष्ट हो गई, पूरा देश समझो तबाह है। क्योंकि आप जानते हैं कि बाकी संस्थाओं के हाल क्या है। किसी और संस्था से आप ईमानदारी की उम्मीद तो करना छोड़ ही दो। अब इसरो है, डीआरडीओ है, ये संस्थाएं जो ईमानदार है, जिन पर हम गर्व भी करते हैं। लेकिन न्यायपालिका के साथ जो संरक्षण उसको दिया गया, वो तो इसलिए दिया गया था ताकि वो स्वतंत्रता के साथ काम कर सके। लेकिन अब जो न्यूज आ रही है और जिस तरीके से जजों का व्यवहार आ रहा है, उससे तो ये लग रहा है कि इसको दिया गया संरक्षण सबसे बेकार है, और ऐसे तो देश को खा जाएंगे। क्योंकि सरकार कुछ भी गलत करेगी तो उसको उजागर कौन करेगा? मीडिया। फैसला कौन करेगी? न्यायपालिका। अगर न्यायपालिका ही मिलजुल जाए, सरकार के हितों में, नेताओं के हितों में फैसले देने लगे, तो सोचो देश कहां जाएगा, किस गड्ढे में जाके गिरेगा। हमारे पड़ोसियों का हाल यही तो है। पाकिस्तान देख लो, अफगानिस्तान का तो कोई ना भविष्य है, ना कोई ढंग का इतिहास है। बांग्लादेश की हालत देखो। ठीक है, बांग्लादेश में क्या हुआ? कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था ना, वो शेख हसीना का जो क्या था, वो फैसला था, कोर्ट के फैसले से इतनी आग लग गई पूरे देश में, सिर्फ न्यायपालिका के एक फैसले से। श्रीलंका में हालात देखो, राष्ट्रपति के घर पे कब्जा कर लिया था। नेपाल में स्थिति कोई कुछ बेहतर नहीं है। श्रीलंका जो मैंने बताया कि वो बस वहां से भी बस से बदतर हालात है। सारे पड़ोसियों के हालात है, क्योंकि वहां पे जिससे उम्मीद थी सरकार, उन्होंने तो पूरा देश को दांव पे लगाया और उनके साथ खिलवाड़ किया, पूरा खेला उनके साथ। अब वहां की हुई न्याय व्यवस्था भ्रष्ट, और जैसे वो भ्रष्ट हुई तो वो देश तबाह हो गया। आज उन देशों की हालत देखो, कोई बेहतर नहीं है। अगर हमारे साथ भी ऐसा होगा, हमारे साथ भी कुछ चंद लोग अपने जीवन की निजी प्राथमिकताओं को, अपने खानदान की, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की, अपनी सालियों की, अपने दामादों की, अपने जीजाओं के, अपने रिश्तेदारों को अगर प्रायोरिटी देने लगे देश से पहले, तो ज्यादा समय थोड़ी लगेगा। चूंकि अब देश बड़ा है तो बर्बाद होने में कम से कम 100-150 साल तो लगेंगे। लेकिन 100-150 साल बाद जो जनरेशन आएगी, जो पीढ़ी आएगी, उनके हाथ में क्या होगा? कटोरा। एक पिछड़ा हुआ असभ्य देश। अगर हम आज नहीं सुधरे, अगर हमने आज इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, आज हमारे पास सरकारों को चुनने का आधार क्या है? कितने राज्यों में कितनी सरकारें विकास के दम पर चुनाव लड़ती हैं और विकास के कारण लोग उनको वोट देते हैं। सबको पता है किसानों की हालत खराब है, हर राज्य में है, हर राज्य में भ्रष्टाचार है, हर राज्य में वैकेंसी नहीं है। लेकिन वहां आ तो वही सरकारें रही ना, ज्यों के त्यों। दूसरा, उन्होंने बोला साहब हमको जनता ने स्वीकार किया है, सॉरी, जनता ने नकार दिया है, जनता का निर्णय हमारे सर माथों पर, तो फिर क्यों राज्यसभा से जाते हो घुस के पीछे से? तुमने तो, जनता ने तुमको नकार दिया है ना, तो क्यों राज्यसभा से जाके जबरदस्ती घुसे बैठे हो? किसी भी राज्य के सीएम को रातों रात हटा दिया जाता है, 2-3 महीने में पूरी कैबिनेट बदल दी जाती है, चुनाव से पहले सीएम हटा दिए जाते हैं, चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में विस्तार होता है। ये सब भ्रष्टाचार है, पाप है, ये देश के साथ खिलवाड़ है, ये देश को खाने के तरीके हैं। क्योंकि ये तो दिल्ली सल्तनत में और ये सब उसमें होता था, मुगलों में, कि कोई एक व्यक्ति डिसीजन लेता है, दो व्यक्ति डिसीजन लेते हैं और आगे जाके एक राज्य का
इक़्तिदार बदल दिया जाता था, उसका सूबेदार बदल दिया जाता था। आज यही हालात यहाँ पर है। आप किसी की इच्छा के विरुद्ध जाओगे तो आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। भाई कौन स्वतंत्र है? तो इस तरीके से तो अभी देखो मैंने क्या बोला है कि अभी हमको मजा आ रहा है, हमको पल्ले नहीं पड़ रहा है। इतनी करोड़ों की आबादी है, हम काय में उलझे हैं? ग्रेजुएशन में, आईपीएल में, क्रिकेट में। क्योंकि आपकी आबादी किन मामलों पे इकट्ठी होती है? हम क्रिकेट की जब विजय होती है हम इकट्ठे होते हैं, सब इकट्ठे, कोई भेदभाव नहीं। हम धर्म के नाम पे इकट्ठे होते हैं, कुंभ में देखो। लेकिन क्या कभी हम इन नेताओं के खिलाफ, इनके जो भ्रष्टाचार होते हैं, कभी हम इनसे पूछते हैं, देखते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, शेयर मार्केट क्यों गिर रहा है, बेरोजगारी इतनी क्यों है, क्यों लोगों में कानून का भय नहीं है? आज भी क्यों इतने खुलेआम, इतने क्रूर रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, महिलाएं घर में बाहर असुरक्षित हैं? क्यों लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही? प्राइवेट संस्थाओं में लोगों का दबा के शोषण किया जा रहा है, दबा के 12-12 घंटे, 16-16 घंटे काम करा रहा है, सैलरी के नाम पे कुछ नहीं है, सुविधा के नाम पे कुछ नहीं। क्या सरकार को ये नहीं दिखता है? क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में होने वाला शोषण भी राज्य की दायरे में आता है? राज्य की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इनका बचाव करे? आप मजदूरों के लिए योजनाएं लाते हैं, किसानों के लिए योजनाएं लाते हैं, महिलाओं के लिए योजनाएं लाते हैं, लानी भी चाहिए, अच्छी चीज है। लेकिन जो निजी संस्थान 5-5 हजार, 6-6 हजार, 10-10 हजार सैलरी देकर जिस तरीके से लोगों को घसीट रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को चूस रहे हैं, क्या इस पर सरकार का ध्यान नहीं? क्या सरकार को तय नहीं करना चाहिए कि अगर किसी कंपनी में इतने कर्मचारी हों तो उनकी सैलरी इतने से नीचे नहीं होनी चाहिए? और अगर ये नियम है तो फिर इसे लागू करवाओ। ये तो पूरी तरह से विफल है। चले जाओ प्राइवेट कंपनियों में, कोई काम का टाइम वहां फिक्स नहीं है। आप घर आ जाओ तो भी आपको टेंशन है। घर से वो आपको इक्विपमेंट्स दे देते हो, बोलते घर से जाके काम करो, कल उनको ये काम चाहिए, क्योंकि वो तो लाभ पर चल रही है ना। वो अच्छी बात है चलो, लेकिन तुम व्यक्ति ही खराब कर दोगे। इतनी बड़ी आबादी, आपको क्या लग रहा है कि आपने सड़क पुल बना दी, अच्छी बात है, तो भैया जरूरी है, इससे ही देश चलता है। लेकिन आप और भी अंदर जाके आंतरिक समस्या उन पर भी तो विचार करिए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टरों में हम जो देख रहे हैं तो अंधाधुंध लूट मची हुई है। कभी भी किसी को हटा दिया जाता है, ठीक है, उसके लिए बाकायदे सरकार एक व्यवस्था बनाए कि यदि किसी कर्मचारी को हटाना तो इतने महीने पहले बताएं और बाकायदा उनको इतनी क्या नाम से तनख्वाह दें। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। इनोवेशन के नाम पे आपके पास क्या है मुझे बताओ? एआई में आपने कितनी प्रगति की है? कितने लोग आपके यहाँ रिसर्च करके जा रहे हैं? और जो इन क्षेत्रों में आगे हैं, आप उनको कितना संरक्षण दे रहे हैं? जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जो वैज्ञानिक क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं, जो बच्चे, उनको ये नेता कितना वो देते हैं प्रोटेक्शन? सरकार तो फिर भी, सरकार यानी पूरा मंत्रिमंडल मिलकर, है ना, सब मिलकर सरकार तो समर्थन दे भी देगी। लेकिन छुटपुट जो नेता होते हैं, दो कौड़ी के नेता, जो ये अपने जिले में बता दें कि कितने विद्यार्थी हैं जो इनके जिले में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। ये इन्हें कभी सर्च करवाई कि इनके जिले से या इनके विधानसभा क्षेत्र से इतने प्लेयर ओलंपिक में जाना चाहते हैं, इतने प्लेयर, इतने यहाँ से बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कला के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं? है किसी विधायक को नॉलेज, है किसी सांसद को ये पता कि उसके संसदीय क्षेत्र में कितने लोग खेल में जाना चाहते हैं, कला में जाना चाहते हैं, साहित्य में जाना चाहते हैं? कुछ नहीं, उनको नहीं मालूम, उनको लगता है समस्या है ही नहीं। तो ह्यूमन रिसोर्स ऐसे बर्बाद हो जाएगा ना। आप जो इतनी बड़ी आबादी लेके बैठे, एक दिन ये बूढ़ी भी तो होगी, इसका भार किस पे आएगा? देश पे। तो बहुत सारी जगहों पे काम करना है, कि देश कहाँ जाएगा सोचकर दुख होता है, क्योंकि हम इस घर में रह रहे हैं, हम तो भी सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन आज से 100 साल, 150 साल, 200 साल बाद क्या होगा इस देश का हालात? अगर हम आज नहीं समझे, अगर आज हमने इन चीजों को नहीं संभाला और नहीं देखा, अगर हमने इन चीजों पर बुनियादी तौर पर काम नहीं किया, बहुत जरूरी चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे क्षेत्रों में काम करना है। सरकार ऐसा कर सकती है, लेकिन उसने भी क्या नाम से खूंटा गाड़ के रखा है, क्योंकि जनता को भी फर्क नहीं पड़ता है। आप चले जाओ रेस्टोरेंट, चायों की दुकानों पर, बैठे हुए हैं 25, 26, 26 साल के लड़के, इनमें इतनी शक्ति है नहीं कि विरोध कर पाए सरकार का। ये कभी एक मुद्दे पर एकजुट नहीं हुए। आज जल दिवस है ना, बहुत सारे लोगों ने स्टेटस लगाया व्हाट्सएप पर, जल दिवस है, फलाना है। जिनने लगाया वही बर्बाद कर रहे हैं पानी। कितने लोग
जल की सुरक्षा के लिए, जल की सेफ्टी के लिए अवेयर हैं? कितने लोग एकजुट होंगे? कितने लोग नदियाँ बचाने के लिए निकल रहे हैं? क्या लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं? जब लोग ही नहीं समझेंगे तो देश तो खत्म हो जाएगा ना। तो दुःख होता है, ये देश अपनी माँ है, अपना परिवार है, जब इसे मिटता है, जब हम उसको बारीक तरीके से देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है। बाकी यही है कि बेहतर हो स्थिति, हालात बेहतर हो और हम क्या कर सकते हैं, एक नागरिक के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर ये भी ज़रूर देखें, अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझें। बाकी ठीक है, टेक केयर, जय हिंद।